यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के हाफुली चल रहे हैं इस टाइम, जैसे कि मिड ऑफ द सेशन चल रहा है. सो आई हैव मेड दीज ऑल द वीडियोज़ रिगार्डिंग दैट यू ऑल कैन प्रिपेयर ईजीली. सो अब हमारे जो लास्ट चैप्टर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे लेक्चर में रह गए थे. अब हम इसको इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. And yes, I have told you that the evolution part of this chapter is not coming in CBSE, as the syllabus made by the CBSE, they have cutted the evolution part. So I have taught only the heredity part, but if you all want, I can explain that it too also. So please comment in the comment section if you want me to explain that part also. Okay, so let's start. And these questions are mixed. It have both heredity and evolution questions, so if you want I will explain, or otherwise we will skip the evolution questions. Okay, so let's start this. Yes, our first question is, a Mendelian experiment consists of a breeding tall pea plant bearing violet flowers with short pea plant bearing white flowers. The progeny of all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall plant can be depicted as. इसमें क्या है क्वेश्चन कि जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, उसमें सारे टी टॉल प्लांट्स थे, यानी कि कैपिटल टी. इन्होंने जो जिनमें वॉयलेट फ्लावर्स थे, ओके, विथ शॉर्ट पी प्लांट जिसमें वाइट फ्लावर्स थे. एक में वॉयलेट थे और एक में शॉर्ट पी प्लांट जिसमें ये थे हमारे, ठीक है, यस, वाइट फ्लावर्स. तो जो प्रोजनी है जिनके पास वायलेट फ्लावर्स थे बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, उनमें से कुछ जो थे वो शॉर्ट थे. ओके, तो दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड एज, या इट इज़ सी पार्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सारे प्रोजेनी जिनके पास वॉयलेट फ्लावर्स थे उनको हमने मस्ट बी होमोजाइगस मतलब जिसमें प्योर पूरा एच, मतलब कैपिटल टी दोनों एलील्स इसके प्योर होंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस. बट इफ वन इज showing the tallness and the other is recessive allele, like in tallness we have seen, so this one is called heterozygote. क्योंकि यहाँ पे दो एलिल्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे दो सेम एलिल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस. ओके, तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो डब्ल्यू यानी कि एक हो गया हमारा वाइट और एक हो गया रिसेसिव वाइट, दैट मीन्स वाइट की जगह हो जाएगा वायलेट. तो कुछ प्रोजेनीज जो हैं उन्होंने फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, तो उसमें से कुछ जो थे वो हेट्रोजाइगस टॉलनेस के लिए थे. तो जेनेटिक मेकअप जो होगा इसका कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द इवोल्यूशन टॉपिक. लेट्स skip that part. Okay, now moving to the third. This one is also of that part. Student found children light colored. Yes, the fourth question is, yes, this one is from the heredity portion. Yes, a study found that children with light colored eye, एक स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया वो चिल्ड्रंस जिनकी लाइट कलर्ड की आई थी हैव लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई. उनके जो पेरेंट्स थे उनकी भी आईज का कलर लाइट था. ऑन दिस बेसिस वी कैन से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव. तो इस समय में क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो आई कलर का ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, वाई और वाई नॉट. तो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है वही केवल एक्सप्रेस होता है नेक्स्ट जनरेशन में, प्रोजेनी में भी, लेकिन जो नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं रेसेसिव वन. ओके, जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट वन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, so dominant character is always expressed in the progeny. It is written here कि हमेशा जो dominant character होता है वो हमेशा express होता है progeny में. So if light eye color is expressed in a child and is also expressed in the parent, it should be dominant character. तो अगर light eye color express हो रहा है child में और वही उसके parents में भी था तो इसका मतलब क्या है, जो color है light eye का वो dominant है, इसी वजह से वो भी child में आ रहा है. Okay, yes, moving to the next question. It is of evolution. It is also okay. They are also, yes, this question is, yeah, outline a project which aims to find the dominant coat color in dog. ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, या इट इज़ एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन. तो ओके, वी विल डिस्कस इट ऑल्सो. फर्स्टली क्रिएट प्योर लाइन डॉग्स फॉर द डार्कनेस. पहले हम प्योर लाइन डॉग्स ले लेंगे जो कि डार्क है, जिनका लाइट कोट कलर है. क्रिएटेड प्योर लाइन मतलब जो बिल्कुल होमोजाइगस हैं, बिल्कुल प्योर है, उनमें कोई भी मिलावट नहीं है, ना तो एक टॉल है ना तो एक शॉर्ट है, सॉरी, दे ऑल आर होमोजाइगस. ओके,
सो द कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन द प्रोजेनी विल बी ऑब्जर्व। जो कैरेक्टर्स आए, पहला तो कैरेक्टर हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये आया कि जो इफ़ द डार्क कैट कलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज डोमिनेंट, यहाँ पे जो डार्क कैट कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डोमिनेंट थी डार्क कोट कलर डॉग में, और ये प्रोड्यूस कर रहे थे डार्क कोट कलर्ड ऑफस्प्रिंग। केस 2 में क्या हुआ, लाइट कोट कलर की जो कलर था वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था डॉग में, और लाइट कोट जो है वो डॉग जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा था, ऑलवेज प्रोड्यूस लाइट कोट कलर। ओके, सो या इट इज़ ऑब्जर्वेशनल टाइप क्वेश्चन। ओके, skip this part. Yes, this one is something related to our topic. Explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction, and how does this affect the evolution of, okay, this is from evolution topic, genetic contribution. Yes. It was, this question was in the reproduction chapter also. So discuss this. This is important question. So how is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? कैसे जो genetic contribution है मेल और फीमेल का वो एक प्रोजेनी में इंश्योर होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या किसका प्रोडक्शन होता है, जाइगोट का। जाइगोट कैसा होता है, एक सिंगल सेल होता है। जो मेल होता है या स्पर्म, मेल गैमीट या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट या फिर जो एग, जिनमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। तो जो स्पर्म है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और एग के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो जब ये फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो जो जाइगोट रिसीव करता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और वो डिप्लॉइड बन जाता है। ओके, तो एक तो आ रहा है उसके पास स्पर्म से, दूसरा आ रहा है उसके पास एग से, तो वो एक इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन लेता है एक मदर से और फादर से। ओके, तो जो जाइगोट है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब उसके पास 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन 46 होने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। रिमेंबर दिस, कैसा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद एक वो इवेंचुअली डेवलप अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जिसमें वो बाद में डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, yes. On the variations that confer an advantage of an individual organism will survive in a population, do you agree with this statement? Why or why not? Okay, केवल वो variations जो कि जो किसी भी organism के लिए advantage जो दे रही हैं, केवल वही जो है वो survive करती हैं population में, वही variations, लेकिन जो नहीं करती हैं वो organisms हट जाते हैं। No, ये entirely agreeable है, it is not entirely agreeable that only advantageous characters ही नहीं केवल आते हैं, जबकि ऐसे भी characters हमारी population में present हैं जिनका हमारी body में कोई role नहीं है। For example, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप लोगों ने सुना होगा। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ लाइक, या इट इज़ जैसे, इट इज़ अ स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज पार्ट ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ नॉन फंक्शनल इन आवर बॉडी, इसका कोई रोल नहीं होता, बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो not only the advantageous but non-advantageous characters are also present in the population. Yes, this question is something new. If a trait exists in 10% of the population, कोई एक trait मतलब character, वो अगर 10% of the population में आ रहा है जो कि asexually reproducing species की थी, और B जो है trait वो 60% of the population में आ रहा है जो कि likely to be arisen earlier, जो पहले हुआ था, तो ये will be a minor difference produced during the incorrect DNA। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इनका प्रोडक्शन हुआ माइनर डिफरेंस आया, जब डीएनए की कॉपी होती है एक कह सकते हैं मदर्स या फादर से, या फर्टिलाइजेशन के टाइम के बाद, उसके बाद जब कॉपी होती है, तो जो पॉपुलेशन में उसमें कुछ इनकरेक्टनेस आ गई होगी, जिस वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपर ट्रेट बी का नहीं हो पाया, इज मोर लाइकली टू अराइज, इसलिए जो है वो 60% जो है वो पहले आ गई पॉपुलेशन में, और कैरीज 10% ऑफ द पॉपुलेशन में भी हैव बीन अराइज ड्यू टू वेरिएशन, और 10% वेरिएशन बाद में आई। ओके, कैसे जो है, यस दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, कैसे जो है वेरिएशन जो है एक क्रिएशन के अंदर, वेरिएशन मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उसको इन्वायरमेंट को लेते हुए वो कैसे उसके सर्वाइवल को प्रमोट करती है। तो फेवरेबल वेरिएशंस जब एक स्पीशी में होते हैं वो उसको अडेप्टेशन प्रोवाइड कराते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, जो कि उसके सर्वाइवल में हेल्प करती है। ओके, सो दिस टॉपिक इज बेसिकली फॉर द
एक्लेमेटाइजेशन और अडेप्टेशन, जो भी एक पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म है जो एक इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वो उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा ताकि वो ईजिली उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा पाए. ओके, सो दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरिएशन. और ये इसीलिए वेरिएशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी में कोई वेरिएशंस आ ही नहीं रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है विद इन द ईयर्स, like it is getting polluted day by day, global warming, greenhouse effects, and etc. So according to these things, if our body will not change, so our body will not survive in this drastic environment. Okay, so variations are an important part of our life also for our survival. Okay. यस, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रेसेसिव. मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये कैसे शो किया कि जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव होंगे. तो हमने टॉल पी प्लांट्स लिए थे जिनसे कैपिटल टी एल एल लिए थे, शॉर्ट लिए थे जिनसे स्मॉल टी लिए थे. ओके, उन दोनों का हमने क्रॉस कराया था. यस, दिस वन. तो हमें क्या मिला था, जो हमें जनरेशन मिली थी उसमें हमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट्स मिले थे. फिर हमने इनकी सेल्फिंग कराई थी, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन कराया था. उसके बाद हमें ये मिला था टॉल, कुछ शॉर्ट और कुछ टॉल, कुछ बिटवीन और कुछ शॉर्ट. ओके, लेकिन इनका जो रेशियो था वो था हमारा 3:1. दैट मीन्स 3 जो थे वो टॉल थे और एक जो था हमारा शॉर्ट था केवल. ओके, तो ही फाउंड दैट टॉलनेस इज डोमिनेंट. टॉलनेस जो थी वो डोमिनेंट थी हमेशा से शॉर्टनेस के ऊपर. इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो F2 जनरेशन था जिसमें हेट्रोजाइगस आए थे, उसमें भी सारे हेट्रोजाइगस तो थे, बट वो सारे क्या दिखा रहे थे, टॉलनेस दिखा रहे थे, और जो कि शॉर्टनेस के ऊपर अपने आप को डोमिनेंट शो कर रही थी और एक्सप्रेस हो पा रही थी नेक्स्ट जनरेशन में. तो जिससे हमें ये पता चला कि जो कंट्रास्टिंग पेयर है कैरेक्टर्स के, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट, एक डोमिनेंट होता है, वहाँ पे दूसरा रेसेसिव होता है. ओके, मेंडल्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यू कैन रिवाइज दैट from the previous video. Now, how do Mendel experiments show that the traits are inherited independently? कैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं. तो मेंडल कंडक्टेड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई मतलब जिसमें हम लोग 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए, राउंड और येलो सीड. एक तो राउंड था और एक येलो सीड था, दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स. अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. यस, जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने पहले जनरेशन बनाई तो इसमें F1 जनरेशन में उन्हें राउंड और येलो ही मिले सीड्स. फिर उसके बाद इन्होंने अपनी F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो इन्हें ये रिजल्ट मिला. हम लोग ने पढ़ा था इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 का होता है, जिसमें से राउंड येलो 9 थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे और रिंकल्ड ग्रीन 1 थे. तो इससे हमें ये पता चला कि जो जीन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को वो लिंक्ड नहीं होते हैं. और F2 जनरेशन में कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें दिखे जो कि पेरेंटल कैरेक्टर्स से अलग थे. इसका मतलब है क्या हुआ कि ये जो है वो लिंक्ड नहीं थे. ओके, अच्छा, हम लोग ने ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था. आई होप यस. ओके, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ. एक मैन था जिसने इसका ब्लड ग्रुप ए था, वो एक वुमेन से शादी की. ओके, आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस दिस टॉपिक. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट एंड विल स्टार्ट. सो व्हाट इज ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमंस में 3 टाइप का होता है, ए, बी और थर्ड वन इज ए बी. ओके, ए में क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास आई ए है और आई ओ है, तो जो इंडिविजुअल जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज फ्रॉम मदर, दिस वन इज फ्रॉम फादर, तो जो इंडिविजुअल होगा जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसके पास हमेशा आई ए ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ओ हमेशा रेसेसिव रहता है. ओके, और अगर आई ए होगा और आई ए होगा तो आई ए ऑफस्प्रिंग होगी उसमें आई ए ही आएगा. ओके, और यही अगर हम बात करें सेम जो होता है आई बी में होता है. आई जो है वो एक जीन है जो ब्लड ग्रुप्स को कैरी कर रहा है. ओके, सो आई बी में क्या होगा, इफ अ पेरेंट विल हैव आई बी एंड द नेक्स्ट वन विल हैव आई बी, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें आई बी आएगा. बट इफ अ पेरेंट विल हैव आई बी एंड द सेकेंड वन विल हैव आई ओ, so the offspring will have IB because IO is recessive here. Okay, I hope this is clear. I know this is something confusing, but you will get it very easily. Okay, in the last we will discuss all the things. And the third one is blood group AB. In this AB type, yes, in this AB type, the AB will show codominance. That is, either a person will have AB and the other will have O, then the offspring will have either A or either B. Okay, or if one will have A and the other will have B, then the offspring will have A
बी, ओके, इट शो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब जहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर पा रहे हैं, ओके, कोई भी एक भी रेसेसिव नहीं है यहाँ पे, ये दोनों ही पर्टिकुलरली नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को बिना किसी रुकावट के शो कर पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन डिस्कस दिस। यस, एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट स्लाइड में अपनी। यहाँ पे कह रहे हैं अगर एक ब्लड ग्रुप किसी ए का, वो मैरी किसी की, उसकी शादी हो रही है ब्लड ग्रुप ओ से, और उसकी जो डॉटर है उसमें ओ ब्लड ग्रुप है, तो in this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant, why or why not? No, the information provided is not enough, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A जो है वो मैरी कर रहा है वुमेन विद ब्लड ग्रुप O, और यहाँ पे जो है O डोमिनेंट है, A और O is dominant, तो जो पेयर ऑफ एलिल कंट्रोल एवरी कैरेक्टर, द क्वेश्चन इज नॉट मेंशन वेदर द मैन और वुमेन हैव होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। यस, तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि वेदर जो मैन है उसके पास होमोजाइगस है, दोनों ए प्रेजेंट हैं, या फिर एक ए है और एक ओ है। ओके, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताई है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब तक हमें नहीं देंगे तब तक हम किसी के ब्लड ग्रुप को नहीं देख सकते। यस, दिस topic is very interesting, students. I hope you all are getting this. How is the sex of a child determined in human beings? तो कैसे एक सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स में? जैसे कि हमने पढ़ा है, एक मेल कैरी करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। इन अदर वर्ड्स, हाफ ऑफ द मेल गैमिट्स, इसमें से हाफ जो है मेल गैमिट्स वो एक्स होंगे, और जो अदर हाफ होंगे वो क्या होंगे, वाई क्रोमोसोम्स होंगे। वहीं अगर हम फीमेल में बात करें तो वहाँ पे दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फीमेल हैं वो कैरी करती हैं ओनली एक्स क्रोमोसोम। तो अगर जो स्पर्म है जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो अगर एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो बॉय होगा। लेकिन अगर जो है एक स्पर्म जो है वो कैरी कर रहा है एक्स, और जो क्रोमोसोम के साथ जिसके साथ जिसके साथ वो क्रॉस कर रहा है ओवम में, जिसके पास एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं केवल, तो चाइल्ड विल बी गर्ल। ओके, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन? ऐसे क्या डिफरेंट वेज होंगे जिसमें इंडिविजुअल जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट है वो इंक्रीज कर पाएगा पॉपुलेशन में? तो ऐसे क्या उसके अंदर एडवांटेज होगी? तो बाय वेरिएशन इनिशिएटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। पहले तो ऐसी वेरिएशन उसके अंदर आनी चाहिए जो उसको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में या एडवर्स इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करे, जो कि नेचर ने सेलेक्ट किया है, नेचर सिलेक्शन से हो पाए। ओके, सेकेंड वन इज बाय एक्सीडेंटल चेंजेस, या तो कुछ एक्सीडेंटल चेंजेस हो जाएं जीन्स के अंदर पॉपुलेशन में, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। या थर्ड वन इज वेरिएशन। ओके, sorry, from the point of view genetics. Okay, yes, why are all the small numbers of surviving tigers cause worry? Okay, this one is from evolution. Yes, what factors could lead to the rise of a new species? कौन से नए फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से नई स्पीशीज आ सकती है? तो ये फैक्टर्स होंगे जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दैट geographical isolation, evolution. Okay, okay, yes, this one is the, yes, why are humans beings who look so different from each other in terms of size, color, look said टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़? ये कह रहे हैं कि क्यों ह्यूमन बींग्स जो हैं जो इतने डिफरेंट लगते हैं, जिनका साइज़, कलर और लुक्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट वो सब सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि इतने डिफरेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज़, ह्यूमन लुक सो डिफरेंट ईच अदर, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़ बिकॉज क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, जो कि ओवरऑल 23 पेयर्स हैं। तो कितने हो गए हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। दे ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। दे इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ पर्सन टू बी इन अ सेम स्पीशीज। ओके, दे आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सेम थिंग इज रिटन। yes, evolution. Yes, this topic is finished now. Okay, now let me cover the blood group topic. Okay, this is very important for the exam point of view, so let me explain that. If a parent 1 is here, parent 2 is here. Okay, so अगर parent A के पास एक A और एक A प्रेजेंट है और parent B के पास ये प्रेजेंट है, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग होगी
उसके पास जो है IA होगा, क्योंकि यहाँ पे O जो है वो कैसा है, रेसेसिव है. ओके, सेम विल इन द IB ऑल्सो. IB है, इसके पास B है, इसके पास IO है, इसके पास IO है, तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग होगी उसके पास IB और IB होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो IO है वो कैसा है, रेसेसिव है. बट इन IAB एक के पास A है, एक के पास B है. ओके, एंड हेयर इट विल हैव O और एनीथिंग. तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें A और IB ही आएगा. क्यों? क्योंकि IAB जो है यहाँ पे वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है. दैट इज कोडोमिनेंस मतलब यहाँ पे दोनों एलिज अपने आप को इक्वली नेक्स्ट जनरेशन में शो कर पाते हैं. इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस. को मतलब दोनों का साथ में डोमिनेंट होना, दोनों पर्टिकुलर ट्रेट्स अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ओके, यहाँ पे ना तो कोई डोमिनेंट है ना तो कोई रेसेसिव है, यहाँ पे दोनों अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर रहे हैं. सो दिस ट्रेट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So yes, it is the last slide of our topic. I hope this chapter is clear to you all. If you have any problem regarding this chapter, you all can comment in the comment section and have a very brief discussion. We will have a very brief discussion about that topic also. And yes, we are starting a very new batch for the class 12 students from next Monday. Yes, so who all are interested, they all can join from the Monday all the classes. So yes, that's all for the day. Till then, keep learning, and if you like my video, please like, subscribe and share.